नमस्ते नीट एस्पिरेंट्स। चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी का एक सबसे अमेजिंग चैप्टर एनिमल किंगडम। इस पहले पार्ट में हम इसकी नींव रखेंगे, यानी समझेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये वो रूल्स हैं जिनके बेस पर हम लाखों करोड़ों एनिमल्स को आखिर अरेंज कैसे करते हैं। तो रेडी हो जाइए इस विशाल एनिमल किंगडम की जर्नी के लिए। स्क्रीन पे देखो जरा, 10 लाख से भी ज्यादा इतनी एनिमल स्पीसीज तो हम अब तक डिस्क्राइब कर चुके हैं। सोचो अगर हर एक को अलग अलग पढ़ने बैठे तो हो गया काम। बस इसीलिए क्लासिफिकेशन इतना इतना जरूरी है। ये हमें इस भीड़ में एक पैटर्न देखने में हेल्प करता है, उनके बीच के रिश्ते समझाता है और उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ट्रेस करने में मदद करता है। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि आखिर क्लासिफाई करना ही क्यों है। फिर हम अपने बायोलॉजिस्ट वाले टूल्स निकालेंगे, जैसे सिमेट्री, कोलोम, ये सब। इन्हीं टूल से हम एनिमल किंगडम का एक मास्टर ब्लूप्रिंट बनाएंगे। उसके बाद फाइलम पोरिफेरा और कोलेनेंटेरा से मिलेंगे, बिल्कुल डिटेल में। और हाँ, आखिर में एक क्वेश्चन से चेक करेंगे कि कितना समझ आया। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, आखिर क्लासिफिकेशन की जरूरत ही क्या है? ऐसे सोचो, आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में हो और सारी किताबें इधर उधर फेंकी हुई हैं। कोई सिस्टम नहीं है। क्या आप अपनी बुक ढूंढ पाओगे? इम्पॉसिबल है। क्लासिफिकेशन बस वही सिस्टम है जो हर एनिमल को उसके स्पेशल फीचर्स के हिसाब से सही ग्रुप में यानी सही शेल्फ पर रखता है। इससे उन्हें पढ़ना आसान हो जाता है और अगर कोई नई स्पीशीज मिलती है तो उससे भी उसकी सही जगह पर रखना आसान हो जाता है। चलिए, अब वक्त आ गया है एक बायोलॉजिस्ट का टूल किट खोलने का। जब हम किसी एनिमल को क्लासिफाई करते हैं, हम कुछ खास चीजों को देखते हैं। यही है हमारे टूल्स। क्या क्या हैं ये? 1. उनकी बॉडी का लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 2. उनकी सिमेट्री। 3. उनकी एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स। और 4. उनकी बॉडी कैविटी यानी कोलोम। चलो एक एक करके इन सभी टूल्स को यूज करना सीखते हैं। हमारा पहला टूल है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी बनी कैसे है। सबसे सिंपल, बिल्कुल बेसिक है सेल्यूलर लेवल। यहां सेल्स बस एक ढीला डाला ग्रुप बनाकर रहते हैं, कोई टीम वर्क नहीं, जैसे स्पॉन्जेस में। थोड़ा सा एडवांस हुए तो आया टिश्यू लेवल। यहां सेल्स मिलकर एक टीम बना लेते हैं जिसे हम टिश्यू कहते हैं, जैसे कोइलेंट्रेट्स में। इससे भी बेटर है ऑर्गन लेवल, जहां अलग अलग टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बना लेते हैं एक स्पेसिफिक काम करने के लिए। एग्जाम्पल प्लैटीहेल्मिन्थेस। और सबसे एडवांस्ड है ऑर्गन सिस्टम लेवल, जहां अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर पूरा सिस्टम चलाते हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। ये एनालिड से लेकर हम इंसानों तक सब में मिलता है। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम लेवल में भी वेरिएशन है। डाइजेस्टिव सिस्टम को ही देखो। एक होता है इनकम्प्लीट सिस्टम, मतलब खाना अंदर आने और वेस्ट बाहर जाने के लिए बस एक ही ओपनिंग है। इसे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान भी कहते हैं। एग्जाम्पल प्लैटीहेल्मिन्थेस। और दूसरा होता है कंप्लीट सिस्टम, बिल्कुल आमने सामने दो दरवाजे, एक माउथ एंट्री के लिए और दूसरा एनस एग्जिट के लिए। इसे ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान कहते हैं और ये एनालिडा से आगे सभी फाइला में मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही फर्क सर्कुलेटरी सिस्टम में भी है। ओपन टाइप सिस्टम में सोचो, हार्ट ने ब्लड को सीधा बॉडी कैविटी में पंप कर दिया और सारे ऑर्गन्स उसमें नहा रहे हैं, कोई पाइपलाइन नहीं। इसमें ब्लड प्रेशर कम होता है और फ्लो स्लो। लेकिन क्लोज टाइप सिस्टम जो हम में है, वो एक प्रॉपर पाइपलाइन नेटवर्क जैसा है। ब्लड हमेशा आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के अंदर ही रहता है। इससे ब्लड हाई प्रेशर से और तेजी से फ्लो करता है। ये सिस्टम ऑफकोर्स बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। ओके, हमारा अगला टूल है सिमेट्री, यानी हम एक एनिमल को कितने तरीकों से दो बराबर हिस्सों में काट सकते हैं। एसिमेट्रिकल मतलब कोई सिमेट्री नहीं, जैसे स्पंजेस, उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। फिर आती है रेडियल सिमेट्री। इसमें आप एनिमल को सेंटर से गुजरने वाले किसी भी प्लेन से काटो, आपको हमेशा दो बराबर हिस्से मिलेंगे, बिल्कुल एक पिज्जा की तरह, जैसे कोइलेंटेराट्स। और आखिर में है बाइलैटरल सिमेट्री। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन है जो बॉडी को दो मिरर इमेजेस लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर सकता है। ये प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक सब में है। यहां इन दोनों में फर्क बिल्कुल साफ दिख रहा है। देखो लेफ्ट में सी एनिमोनी, आप इसे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल कई प्लेन से काट सकते हो, हर बार बराबर टुकड़े मिलेंगे। यह है रेडियल सिमेट्री। अब राइट में देखो इस क्रैब को, इसे आप सिर्फ एक ही प्लेन से दो बराबर मिरर इमेज वाले हिस्सों में काट सकते हो। यह है बायलेटरल सिमेट्री। और हाँ, एक बात याद रखना, इसी बायलेटरल सिमेट्री की वजह से आगे हेड फॉर्मेशन यानी सेफलाइजेशन हुआ। यह एक बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी एडवांटेज था। चलो अब आते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर्स यानी जर्म लेयर्स पर। जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो सेल्स कुछ लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं। जिन एनिमल्स में सिर्फ दो लेयर्स होती हैं, बाहर वाली एक्टोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म, उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं।
इनके बीच में एक नॉन सेल्यूलर जेली जैसी लेयर होती है, मेसोग्लिया। एग्जाम्पल कोलेंट्रेट्स। लेकिन जो ज्यादा एडवांस्ड एनिमल्स हैं उनमें इन दोनों के बीच एक तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर आ जाती है, जिसे कहते हैं मीजोडर्म। ऐसे एनिमल्स को ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं और ये प्लैटीहेलमिंथिस से आगे सभी फाइला में मिलती है। हमारा अगला और बेहद इंपॉर्टेंट टूल है कोलोम, यानी बॉडी कैविटी। सिंपल भाषा में ये हमारी बॉडी वॉल और हमारी कट वॉल यानी पेट की दीवार के बीच की स्पेस है। पर एक बात दिमाग में बिल्कुल लॉक कर लो, जो नीट में बार बार पूछी जाती है। एक ट्रू कोलोम हमेशा हमेशा मीजोडर्म से लाइन होना चाहिए, दोनों तरफ से। इसी के बेस पर एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। सबसे पहले हैं एसीलोमेट्स। यहां ए का मतलब है एब्सेंट। बिल्कुल सिंपल, इन एनिमल्स में बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच कोई कैविटी, कोई स्पेस होती ही नहीं है। बीच की जगह पूरी सॉलिड सेल से भरी होती है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है फाइलम प्लैटीहेलमिंथीज। इसके बाद आते हैं सूडोकिलोमेट्स। सूडो का मतलब होता है फॉल्स या झूठा। मतलब इनमें बॉडी कैविटी तो है लेकिन वो ट्रू कोइलोम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मीजोडर्म से पूरी तरह लाइंड नहीं है। यहां मीजोडर्म बिखरी हुई पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे फॉल्स कोइलोम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एशकेलमिंथिस। और फाइनली आते हैं सीलोमेट्स, जिन्हें इयोकोइलोमेट्स भी कहते हैं। इयो का मतलब होता है ट्रू। इनमें एक सच्ची मुच्ची की बॉडी कैविटी होती है जो अंदर और बाहर दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड होती है। इसी कोइलों में हमारे सारे ऑर्गन्स आराम से रहते हैं। ये सबसे एडवांस कंडीशन है और ये एनालेट से लेकर हम तक यानी कॉर्डेट्स तक सभी फाइला में पाई जाती है। इनके अलावा 2 और सुपर इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला है सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म। इसमें बॉडी अंदर और बाहर से रिपीटिंग सेगमेंट्स में बटी होती है। बेस्ट एग्जाम्पल अर्थफॉर्म। और दूसरा जो कि सबसे बड़ा डिवाइडिंग फीचर है वो है नोटोकॉर्ड। ये मीजोडर्म से बनी एक रॉड जैसी स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियो की डॉर्सल साइड पर बनती है। जिन एनिमल्स में ये होती है वो कहलाते हैं कॉर्डेट्स और जिनमें नहीं होती वो सब हैं नॉन कॉर्डेट्स। यही है एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा बंटवारा। तो अब तक हमने जितने भी टूल्स देखे ना, उन सब को यूज करके बनता है एनिमल किंगडम का ये मास्टर ब्लूप्रिंट। चलो इसको फॉलो करते हैं। हमने स्टार्ट किया किंगडम एनिमेलिया से। पहला सवाल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अगर सेल्यूलर तो फाइलम पॉरीफेरा अलग हो गया, बाकी सब आगे बढ़े। फिर दूसरा सवाल, सिमेट्री कैसी है? अगर रेडियल तो कोएलेंटेलेटा अलग हो गया। फिर जो बायलैटरल वाले बचे उनसे तीसरा सवाल, कोलोम है या नहीं? अगर नहीं तो ए कोलोमेट्स, झूठा है तो सूडो कोलोमेट्स और सच्चा है तो कोलोमेट्स। देखा कितना लॉजिकल और सिस्टमैटिक है। चलिए अब इस ब्लूप्रिंट को यूज करने का टाइम आ गया है। मिलते हैं हमारे पहले फाइलम से, फाइलम पॉरीफेरा। नाम में ही इसका मतलब छिपा है। पॉरी मतलब पोर्स या छिद्र और फेरा मतलब टू बेयर। तो ये हैं पोर बेयरिंग एनिमल्स, जिन्हें हम आम भाषा में स्पॉन्जेस कहते हैं। ये सबसे सिंपल, सबसे प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं। आइए इनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर नजर डालते हैं। ये ज्यादातर समुद्री होते हैं। क्योंकि इनका ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सेलुलर लेवल का है, इसलिए इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता और ये एसिमेट्रिकल होते हैं। डाइजेशन हर सेल के अंदर अलग अलग होता है, इसलिए इंट्रासेलुलर। इनका स्केलेटन स्पाइक्यूल्स या स्पॉन्जन फाइबर से बना होता है। लेकिन इनका जो सबसे यूनिक, सबसे खास फीचर है वो है इनका वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये वाटर कैनाल सिस्टम ही स्पॉन्जेस की लाइफ है। सोचो, इनकी बॉडी पर लाखों छोटे छोटे छेद हैं, ऑस्टिया, जिनसे पानी अंदर आता है। ये पानी एक सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोकोल में इकट्ठा होता है और फिर एक बड़े छेद ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है। इस पूरे रास्ते में स्पेशल सेल्स चुरानोसाइट्स लगे होते हैं जो पानी का फ्लो बनाए रखते हैं। और इसी पानी के फ्लो से ये 3 सबसे जरूरी काम करते हैं: खाना पकड़ना, सांस लेना और वेस्ट बाहर निकालना। सब कुछ इसी सिस्टम से। इनके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं स्काइकॉन और यूस्पॉन्जिया, यानी जिसे हम बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। पर एक नाम पर स्टार मार्क कर लो, स्पॉन्जिला। ये एक एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि बाकी सब मरीन है पर ये साफ पानी यानी फ्रेश वाटर में रहता है और नीट वालों को ऐसे एक्सेप्शंस बहुत पसंद होते हैं। ओके, तो पॉरीफेरा के सेलुलर लेवल से एक लेवल अप चलते हैं। अब हम आते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन वाले फाइलम पर। फाइलम कोएलेंटेराटा, इनका दूसरा नाम है सीडेरेटा। इन्हें कोएलेंटेराटा इनकी हॉलो गट या कोएलेंटेरॉन की वजह से कहते हैं और सीडेरेटा इनके स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स या सीनोब्लास्ट की वजह से। चलिए देखते हैं ये पॉरीफेरा से कितने एडवांस्ड हैं। चलो पोरीफेरा से कंपेयर करते हैं। पोरीफेरा में था सेलुलर लेवल, यहां है टिश्यू लेवल, अपग्रेड।
पोरिफेरा थे एसिमेट्रिकल, ये हैं रेडियली सिमेट्रिकल। ये डिप्लोब्लास्टिक हैं और इनका डाइजेशन भी एडवांस्ड है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर दोनों होता है। लेकिन इनका जो सुपर हीरो वाला फीचर है वो है सीनिडोब्लास्ट्स। ये देखो इनका सुपर वेपन सिएनिडोब्लास्ट। ये स्पेशल सेल्स हैं जिनके अंदर नेमेटोसिस्ट नाम का एक स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। जैसे ही कोई शिकार इसके ट्रिगर को टच करता है, ये एकदम से तीर की तरह बाहर निकलता है और शिकार में जहर इंजेक्ट कर देता है। इसके 3 मेन काम हैं: एंकरेज यानी कहीं पर चिपकना, डिफेंस यानी खुद को बचाना, और प्रे कैप्चर यानी शिकार पकड़ना। क्निडेरियंस में 2 तरह की बॉडी फॉर्म्स पाई जाती हैं। एक है पॉलिप, ये एक जगह पर फिक्स रहती है और सिलिंड्रिकल होती है, जैसे कि हाइड्रा। और दूसरी फॉर्म है मेड्यूसा, ये छतरी जैसी अम्ब्रेला शेप्ड होती है और आज़ादी से तैरती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ओरेलिया, यानी हम सबकी प्यारी जेलीफिश। अब कुछ सिडारियंस जैसे कि ओबेलिया में ये दोनों फॉर्म्स एक ही लाइफ साइकिल में आती जाती रहती हैं। इस अमेजिंग फिनोमिनन को कहते हैं मेटाजेनेसिस या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। इसे याद करने की एक सिंपल ट्रिक है। पॉलिप एसेक्सुअली मेड्यूसा बनाता है और मेड्यूसा सेक्सुअली पॉलिप बनाता है। ये साइकिल चलता रहता है। ये नीट का एक हॉट टॉपिक है, इसे बिल्कुल मत भूलना। चलिए अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाए। सवाल है, इनमें से किसे पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं एडम्सिया, फिसेलिया, गोर्गोनिया या मेएंड्रीना। सोचो सोचो, सही जवाब है बी, फिसेलिया। बाकी के कॉमन नेम्स भी याद रखना। एडम्सिया है सी एनिमोन, गोर्गोनिया है सी फैन और मेएंड्रीना है ब्रेन कोरल। तो आज हमने क्लासिफिकेशन की नींव डाल दी है और 2 सबसे सिंपल एनिमल आर्किटेक्ट्स पोरिफेरा और क्वेलेंटेराटा से मिल भी लिए हैं। हमने सेल्यूलर से टिश्यू लेवल तक का अपग्रेड देखा। लेकिन सोचो असली गेम कब चेंज होगा, जब इस ब्लूप्रिंट में तीसरी जर्म लेयर मीजोडर्म और एक ट्रू कोलोम जुड़ जाएगा। तब एनिमल किंगडम में क्या क्या रेवोल्यूशंस आएंगे, ये हम जानेंगे इस सीरीज के अगले भाग में। तब तक कीप रिवाइजिंग। नमस्कार दोस्तों और फ्यूचर डॉक्टर्स। चलिए आज हम एनिमल किंगडम के सफर को आगे बढ़ाते हैं, सिटनोफोरा से शुरू करके सीधे चौडेटा तक। आप जानते हैं ये नीट के लिए एक सुपर इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और मेरा वादा है कि इस एक्सप्लेनर के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हम इस इंटरेस्टिंग सफर में बहुत गहराई से उतरने वाले हैं। देखिए हमारा सफर बिल्कुल एक एवोल्यूशनरी जर्नी जैसा होगा। हम सिंपल एनिमल से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ती गई। हर सेक्शन एक नया एवोल्यूशनरी स्टेप है जो हमें दिखाएगा कि लाइफ कैसे और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग बनती चली गई और फाइनली हम पहुंचेंगे फाइलम कॉर्डेटा तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिटिनोफोरा और प्लैटीहेल्मिन्थीज से। यहाँ हमें कुछ बहुत ही यूनिक फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे अंधेरे समुद्र में जुगनू की तरह चमकना और एनिमल किंगडम में पहली बार ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट। अच्छा, तो फाइलम टिनोफोरा को हम आमतौर पर सी वॉलनट्स या कोम जेलीज कहते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ समुंदर में ही मिलेंगे। इनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल है और डिप्लोब्लास्टिक है, यानी 2 एम्ब्रियोनिक सेल लेयर्स हैं, बाहर एक्टोडर्म और अंदर एंडोडर्म। लेकिन इनकी सबसे कमाल की प्रॉपर्टी जो इन्हें खास बनाती है वो है बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो लाइट इमिट कर सकते हैं। इसको तो स्टार मार्क कर लीजिए, ये एक नीट हॉटस्पॉट फीचर है। चलिए अब इनके कुछ की फीचर्स पर नजर डालते हैं। लोकोमोशन यानी चलने के लिए इनके पास 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स की, जो इन्हें मूव करने में मदद करती हैं। डाइजेशन दोनों तरह से होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी और इंट्रासेल्यूलर भी। और सबसे ज़रूरी बात, रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल तरीके से होता है। ये ओनली शब्द जो है ना MCQs में यही फंसाते हैं, इसे ज़रूर याद रखिएगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, यानी इनमें एक लार्वल स्टेज भी होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले फाइलम की तरफ, प्लैटीहेल्मिन्थीज। इन्हें हम फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं और इसका कारण साफ है, इनकी बॉडी ऊपर और नीचे से यानी डॉर्सोवेंट्रली बिल्कुल चपटी होती है। ज्यादातर ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, मतलब ये दूसरे एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं। और इस पैरासिटिक लाइफस्टाइल के लिए इनके पास स्पेशल एडेप्टेशंस भी होते हैं, जैसे होक्स और सकर्स, जिनकी मदद से ये अपने होस्ट से चिपके रहते हैं। ओके, अब यहाँ एवोल्यूशन में एक जबरदस्त जंप आता है। ये पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, यानी इनमें 3 जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और साथ ही इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी पहली बार दिखता है, यानी अब सेल्स से टिश्यूज और टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन बन रहे हैं।
पर ये एसिलोमेट्स है, मतलब इनमें बॉडी कैविटी या कोलम एब्सेंट है। लेकिन यहाँ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनके पास स्पेशलाइज्ड फ्लेम सेल्स होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। दोस्तों, इसको डबल स्टार मार्क कीजिए। फ्लेम सेल्स नीट का फेवरेट टॉपिक है, इस पर सवाल बनता ही बनता है। और हाँ, प्लेनेरिया जैसे मेंबर्स में तो हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी भी होती है। अब हम एवोल्यूशन की सीढ़ी पर एक और कदम ऊपर चढ़ेंगे। चलिए एस्केलमेंथिस और एनालिडा की तरफ। यहाँ हम देखेंगे एवोल्यूशन का अगला बड़ा कदम, एक बॉडी कैविटी यानी कोलोम का आना। तो यहाँ हम दो तरह के बॉडी कैविटी देखेंगे। एस्केलमेंथीज में होती है प्स्यूडोकोलम यानी एक फॉल्स कोलम। यहाँ मेसोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में रहता है, जबकि एनालिडा में आती है ट्रू कोलम, जहाँ बॉडी कैविटी हर तरफ से मेसोडर्म से लाइंड होती है। और ये सच में एक बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू था, क्योंकि एक ट्रू कोलम ने ऑर्गन्स को डेवलप होने और काम करने के लिए प्रॉपर स्पेस दिया, और ये एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह भी काम करती है। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं। एस्केलमेंथीज को राउंड वर्म्स कहते हैं, वहीं एनालिडा को सेगमेंटेड वर्म्स। और एनालिडा में हम पहली बार देखते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यानी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती हैं, जो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के लिए अलाउ करती है। कोलोम का डिफरेंस तो हम देख ही चुके हैं। एक और बड़ा एडवांसमेंट है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का आना, जो एनालिडा में प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि ब्लड हमेशा वेसल्स में रहता है, जिससे ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी अलग हैं। एस्केलमेंथीज में एक्सक्रीटरी ट्यूब और एनालिडा में नेफ्रीडिया। तो आप साफ देख सकते हैं कि एवोल्यूशन कैसे आगे बढ़ रहा है। अब तैयार हो जाइए एनिमल किंगडम के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन से मिलने के लिए, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये इस प्लैनेट का सबसे सक्सेसफुल फाइलम है। चलिए देखते हैं कि आखिर क्यों। ज़रा है नंबर पर गौर कीजिए। धरती पर जितनी भी स्पीशीज का नाम हम जानते हैं, उनमें से 2/3 यानी 2/3 से भी ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ आर्थ्रोपॉड्स हैं। इंसेक्ट्स, क्रैब्स, स्कॉर्पियंस सब इसमें आते हैं। ये नंबर खुद इनकी सक्सेस की कहानी बयान करता है। तो इनकी सक्सेस का राज क्या है? पहला, इनके पास चिटिन का बना हुआ एक मजबूत एक्सोस्केलेटन होता है जो प्रोटेक्शन देता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इनके पास होते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस। इनका नाम ही यहीं से आया है। आर्थ्रोस मतलब जॉइंट और पोडा मतलब अपेंडेजेस। सर्कुलेशन ओपन टाइप का होता है, यानी ब्लड वेसल से निकलकर सीधे बॉडी कैविटी, जिसे हेमोकोइल कहते हैं, उसमें बहता है और टिश्यूज डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। और यहाँ आता है एक और नीट हॉटस्पॉट। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास होते हैं मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स। इसे जरूर याद रखिएगा। ये स्लाइड तो समझ लीजिए सीधे एग्जाम पेपर से उठाई है। आर्थ्रोपॉड एग्जाम्पल्स को इन्हीं कैटेगरीज में बांटकर पूछा जाता है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट में आती हैं हनी बी, वेक्टर्स जो बीमारियां फैलाते हैं जैसे मस्कीटोज, ग्रेगेरियस पेस्ट में लोकस्ट्रा या टिड्डी, और लिविंग फॉसिल का क्लासिक एग्जाम्पल है लिम्यूलस या किंग क्रैब। इस स्लाइड को जैसा है वैसा ही याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई हैं। आर्थ्रोपोडा के बाद अब हम 2 और बड़े फाइला देखेंगे, मलस्का जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, और इकाइनोडर्मेटा जिनकी स्किन पर कांटे या स्पाइन्स होते हैं। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। चलिए इनका आमने सामने कंपैरिजन करते हैं। मोलस्का आर्थ्रोपोड्स के बाद सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है और इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। सिमेट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एकिनोडर्म अडल्ट्स तो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन उनके लार्वे बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। इस पर क्वेश्चन बनता है। की फीचर्स में मोलस्का के पास मैंटल और रेड्यूला होता है, जो एक फाइल जैसा ऑर्गन है खाना खुरचने के लिए। वहीं इकिनोडर्मेटा का सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर है उनका वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ये सिस्टम लोकोमोशन, फूड कैप्चर और रेस्पिरेशन सब में हेल्प करता है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, इकिनोडर्म्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। इन पिक्चर्स से आप डिफरेंस एकदम साफ देख सकते हैं। एक तरफ है ऑक्टोपस, एक सॉफ्ट बॉडीड हाईली इंटेलिजेंट मॉलस्क, और दूसरी तरफ है एस्टीरियस या स्टारफिश, एक स्पाइनी स्किन्ड रेडियली सिमेट्रिकल एकिनोडर्म। देखिए दोनों कितने अलग दिखते हैं। अब आते हैं एक ऐसे ग्रुप पर जिसने साइंटिस्ट को काफी टाइम तक चक्कर में डाले रखा, हेमिकॉर्डाटा। सवाल ये था कि क्या ये नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं।
देखिए, पहले हेमिकॉर्डाटा को कॉर्डाटा का ही एक सब फाइलम माना जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके कॉलर रीजन में एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है जिसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, और वो देखने में नोटोकॉर्ड जैसा लगता था। लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि ये नोटोकॉर्ड नहीं है, इसलिए अब इन्हें नॉन कॉर्डाटा के अंडर एक अलग सेपरेट फाइलम में रखा गया है। तो ये एक ट्रू कनेक्टिंग लिंक तो नहीं है, लेकिन हाँ, कॉर्डेट्स के साथ इनकी एवोल्यूशनरी क्लोजनेस जरूर है। और अब हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, सबसे एडवांस्ड फाइलम, फाइलम कॉर्डाटा। यही वो ब्लूप्रिंट है जिससे आगे चलकर हम जैसे वर्टिब्रेट्स बने। तो किसी भी एनिमल को चोर्डेट फैमिली का मेंबर बनने के लिए उसकी लाइफ के किसी न किसी स्टेज पर ये 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स होने ही चाहिए। पहला, एक नोटोकॉर्ड जो एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरा, एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। और तीसरा, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। इसके अलावा पोस्ट एनल टेल और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनके फीचर्स हैं। इन तीनों को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, बाय हार्ट याद कर लीजिए। दोस्तों, इस स्लाइड पर तो मैक्सिमम इंपॉर्टेंस का स्टैंप लगा लीजिए। इस टेबल से डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं और हर साल आते हैं। चलिए एक एक करके आराम से समझते हैं। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस कॉर्डेट्स में डॉर्सल होता है यानी पीठ की तरफ, हॉलो होता है यानी अंदर से खोखला और सिंगल होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में ये वेंट्रल यानी पेट की तरफ, सॉलिड और डबल होता है। फेरिंग्स में गिल स्लिट्स कॉर्डेट्स में होते हैं। हार्ट कॉर्डेट्स में वेंट्रल साइड पर होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में अगर हो तो डॉर्सल होता है। और पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है। ये टेबल आपके 4 मार्क्स पक्के कर सकते हैं, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। एक सवाल जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है और शायद आपके मन में भी आता होगा, क्या सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स भी होते हैं? जरा सोचिए इसके बारे में। और इसका जवाब है नहीं। इस लाइन को ध्यान से सुनिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्टिब्राटा एक सब फाइलम है जहां एम्ब्रियोनिक नोटोकॉर्ड को अडल्ट स्टेज में एक कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम रिप्लेस कर देता है। लेकिन प्रोटोकॉर्डेट्स जैसे यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा वो हैं तो कॉर्डेट्स, पर उनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनता, इसलिए सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते। तो इस पूरी एवोल्यूशनरी लैडर पर चढ़ने के बाद अब आप सोचिए, आपके हिसाब से ऐसा कौन सा एक सिंगल अडैप्टेशन था, चाहे वो नोटोकॉर्ड हो या ट्रू कॉलम हो या कुछ और, जो आगे चलकर वर्टिब्रेट्स की इतनी बड़ी सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी साबित हुआ? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। इसके साथ ही हमारा आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट प्रेपरेशन। फिर मिलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स और फ्यूचर डॉक्टर्स, चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे जंप करते हैं एनिमल किंगडम के सबसे एडवांस्ड और सच कहूं तो सबसे कमाल के ग्रुप यानी सब फाइलम वर्टिब्रेटा की दुनिया में। एक बात जान लीजिए, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम हर एक क्लास के की फीचर्स को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये है हमारा आज का सफ़र। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि वर्टिब्रेटा का डिज़ाइन क्या है। फिर हम एवोल्यूशन की सीढ़ियां चढ़ेंगे। सबसे पहले हम मिलेंगे सबसे पुराने बिना जबड़ों वाली फिश यानी साइक्लोस्टॉर्म्स से। उसके बाद हम 2 अलग अलग तरह की मछलियों, कार्टिलेजिनस और बोनी के बीच का फर्क समझेंगे। फिर हम पानी से जमीन की तरफ चलेंगे, एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स के साथ। और आखिर में हम एवोल्यूशन के 2 चैंपियंस, एवीज और मैमल्स को डिटेल में जानेंगे। तो तैयार हो जाइए इस एवोल्यूशनरी जर्नी के लिए। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये वर्टिब्रेटा है क्या? देखिए, ये वो एनिमल्स है जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है, लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उनके एम्ब्रॉयनिक पीरियड में। सोचो, नोटोकॉर्ड एक फ्लेक्सिबल रॉड जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन जैसे जैसे ये एनिमल्स डेवलप होते हैं, ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है कार्टिलेजिनस यानी उपास्थि या फिर बोनी यानी अस्थि से बने वर्टिब्रल कॉलम से, सीधे शब्दों में रीढ़ की हड्डी से। बस यही इनका सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये चार्ट देखिए, ये पूरे सब फाइलम वर्टिब्रेटा का आप कह सकते हैं ब्लूप्रिंट है। इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, हमारा पूरा एक्सप्लेनर इसी पर बेस्ड है। देखिए, सबसे पहला डिवीजन होता है जॉज यानी जबड़े के बेसिस पर। एक ग्रुप है एग्नाथा मतलब बिना जबड़ों के, और दूसरा है गनाथोस्टोमेटा मतलब जबड़ों वाले। एग्नाथा में सिर्फ एक ही क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा। सिंपल। अब गनाथोस्टोमेटा को आगे 2 सुपर क्लासेस में बांटा गया है, पिसीस जिनके पास फिन्स होते हैं और टेट्रापोडा जिनके पास लिम्स यानी हाथ पैर होते हैं।
स्पीसीज में आती हैं दो क्लासेस, कॉन्ड्रिक्थेस यानी कार्टिलेजिनस फिश और ऑस्टिकथेस यानी बोनी फिश। और टेट्रापोडा में 4 क्लासेस हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स। यही हमारा रोड मैप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अपने रोड मैप पर आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले और कह सकते हैं सबसे प्रिमिटिव ग्रुप से, क्लास साइक्लोस्टोमाटा। ये वर्टिब्रेट वर्ल्ड के पायोनियर्स हैं, वो भी बिना जबड़ों के। सोच सकते हैं, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है पिट्रोमेजन, जिसे हम आम भाषा में लैम्प्रे कहते हैं। ये साइक्लोस्टोम का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। जरा ध्यान से देखिए, इसकी बॉडी लंबी ईल जैसी है, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके पास जॉज नहीं है, बस एक गोल सा सकिंग माउथ है। ओके, इस स्लाइड का हर एक पॉइंट एक पोटेंशियल नीड क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, ये सभी एक्टोपैरासाइट्स हैं, मतलब ये दूसरी मछलियों से चिपककर उनका खून पीते हैं। इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है और सांस लेने के लिए 6 से 15 जोड़ी गिल स्लिट्स होते हैं। इनका माउथ, जैसा हमने अभी देखा, सकिंग और गोल होता है, बिना जॉ बोन्स के। एक और चीज, इनकी बॉडी पर ना तो स्केल्स होते हैं और ना ही पैड फिन्स। इनका पूरा स्केलेटन यानी क्रीनियम और वर्टेब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस है, हड्डियों का नहीं। सर्कुलेशन इनका क्लोज्ड टाइप है और इनका लाइफ साइकिल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। रहते तो मरीन वाटर में हैं, लेकिन अंडे देने के लिए यानी स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। एग्जाम्पल्स बिल्कुल याद रखने हैं, पेट्रोमाइजॉन यानी लैम्प्रे और मिक्सिन यानी हैगफिश। साइक्लोस्टोम्स के बाद अब हम एवोल्यूशन में एक बड़ा जंप लेते हैं जॉड वर्टिब्रेट्स यानी ग्नैथोस्टोमाटा की तरफ। अब हम इनकी सुपर क्लास पाइसिस को देखेंगे और यहाँ हम एक बहुत बड़ा डिवीजन देखेंगे। एक तरफ वो जिनका स्केलेटन कार्टिलेज का बना है और दूसरी तरफ वो जिनका स्केलेटन बोन का बना है। ये एक क्लासिक एवोल्यूशनरी स्टोरी है, 2 अलग अलग डिजाइन की। ये टेबल, इसको तो आप मिस कर ही नहीं सकते, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके डिफरेंसेस देखते हैं। एंडोस्केलेटन शॉन्ड्रिक्थीज में है कार्टिलेज का, तो ऑस्टिकथीज में है बोनी। माउथ पोजीशन शार्क्स में वेंट्रल यानी नीचे की तरफ होता है, जबकि बोनी फिश में आगे की तरफ यानी टर्मिनल। गिल कवर, जिसे हम ओपर्क्यूलम कहते हैं, शार्क्स में एब्सेंट होता है, तभी तो उनके गिल स्लिट साफ दिखते हैं, जबकि बोनी फिश में ये प्रेजेंट होता है। और अब आता है सबसे बड़ा गेम चेंजर, एयर ब्लैडर। ये शार्क्स में एब्सेंट है, इसी पर हम अभी आगे बात करेंगे। स्केल्स भी अलग हैं, शार्क्स पर प्लेकॉइड स्केल्स जो छोटे छोटे दांतों जैसे होते हैं, और बोनी फिश पर साइक्लॉइड या सिटीनॉइड स्केल्स। और आखिर में रिप्रोडक्शन, चॉन्ड्रिक्थीज में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और ये ज्यादातर विविपरस हैं, यानी सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, जबकि ऑस्टिकथीज में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और ये ओविपारस हैं, यानी अंडे देते हैं। इस टेबल को तो बिल्कुल याद कर लीजिए। तो अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल, जरा सोचिए, ऐसा क्यों है कि शार्क्स को लगातार तैरना पड़ता है जबकि एक गोल्डफिश आराम से पानी में एक जगह पर रुकी रह सकती है? थोड़ा पॉज करके सोचिए, इसका जवाब पिछली स्लाइड में ही छुपा हुआ है। और जवाब है एयर ब्लैडर। ये एक जबरदस्त चीज है। एयर ब्लैडर बॉयंसी को रेगुलेट करता है। आसान भाषा में कहें तो मछली को तैरने में मदद करता है। ये बिल्कुल एक सबमरीन के बैलेस्ट टैंक्स की तरह काम करता है। इसकी वजह से एक बोनी फिश बिना तैरते हुए भी पानी में फ्लोट कर सकती है। अब क्योंकि शार्क्स यानी कॉन्ड्रिक्थीज के पास ये नहीं होता, तो अगर वो तैरना बंद कर देंगे तो वो अपने वजन की वजह से नीचे डूब जाएंगे। सिंपल। चलिए चॉन्ड्रिक्थीज के कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। ये मरीन एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है और जॉज बहुत पावरफुल होते हैं। इनकी नोटोकॉर्ड पूरी जिंदगी इनके साथ रहती है, यानी पर्सिस्टेंट होती है। कुछ में बड़े स्पेशल फीचर्स होते हैं जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, जैसे टॉर्पीडो के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं जिससे वो शिकार को करंट का झटका देती है, और ट्राइगॉन यानी स्टिंगरे के पास एक जहरीला यानी पॉइजन स्टिंग होता है। ये पॉइकिलोथर्मस यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते। हार्ट इनका 2 चेम्बर होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। एग्जाम्पल्स तो आपको पता ही हैं, स्कॉलियोडॉन, डॉगफिश, प्रिस्टिस, सॉफिश और हमारी अपनी काकारोडॉन यानी ग्रेट व्हाइट शार्क। ये देखिए, ये है प्रिस्टिस यानी सॉफिश। इसकी आरी जैसी स्नाउट को देखिए, क्या कमाल का फीचर है ना। ये चॉन्ड्रिक्थीज का ही एक मेंबर है। इसका कार्टिलेजिनस स्केलेटन और नीचे की तरफ यानी वेंट्रल माउथ इसके की आइडेंटिफायर्स हैं। अब आते हैं बोनी फिश या ऑस्टियाइस्थीज पर। ये मरीन और फ्रेश वाटर दोनों जगह मिलते हैं।
बॉडी इनकी भी स्ट्रीमलाइंड है, पर एंडोस्केलेटन बोनी है। इनके पास 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं, जो एक ऑपर्क्युलम नाम के कवर से ढके होते हैं। शार्क्स की तरह ये भी पोइक्युलोथर्मस यानी कोल्ड ब्लडेड हैं, और इनका हार्ट भी 2 चेम्बर्ड है। एग्जाम्पल्स को अलग अलग कैटेगरीज में याद रखिए। मरीन एग्जाम्पल्स हैं एक्सोल्यूटस, जिसे फ्लाइंग फिश कहते हैं, और हिपोकैम्पस यानी सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में आती है हमारी रोहू यानी लैबियो, और कटला यानी कैटला। और एक्वेरियम में जो कॉमन फिश रखी जाती है वो है बेटा यानी फाइटिंग फिश। इन इमेजेस से आप बोनी फिशेस की जबरदस्त डाइवर्सिटी देख सकते हैं। एक तरफ है हिपोकैम्पस यानी सी हॉर्स, जो समुद्र में रहता है और बिल्कुल एक घोड़े जैसा दिखता है, और दूसरी तरफ है कैटला, जो एक आम फ्रेश वाटर फिश है। देखिए, दोनों का एंडोस्केलेटन बोनी है, लेकिन उनके फॉर्म्स कितने अलग अलग हैं। तो फिशेस ने पानी पर तो राज कर लिया। अब आती है इवोल्यूशन की अगली बड़ी छलांग, पानी से जमीन पर आना। तो अब हम टेट्रोपॉड्स की बात करेंगे, और शुरुआत करेंगे उस ग्रुप से जिसने ये पहला और सबसे मुश्किल कदम उठाया, द एम्फिबियंस। जैसा कि नाम एम्फीबायोस से ही पता चलता है, ये डबल लाइफ जीते हैं, जमीन पर भी और पानी में भी। इनकी बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। इनकी स्किन हमेशा मॉइस्ट यानी नम रहती है, जिसकी वजह से ये अपनी स्किन से भी सांस ले पाते हैं। सुनने के लिए इनके पास कान नहीं, एक टिम्पैनम होता है, और रेस्पिरेशन के इनके पास 3 तरीके हैं: गिल्स जब ये लार्वे होते हैं, लंग्स और स्किन। हार्ट में एक अपग्रेड है, अब ये 3 चैम्बर्ड है, 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल। हाँ, इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा मिक्स हो जाता है, पर इनकी सबसे बड़ी मजबूरी है रिप्रोडक्शन, जिसके लिए इन्हें पानी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। बस इसीलिए ये जमीन पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, क्लोआका। इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। ये एक कॉमन एग्जिट जंक्शन जैसा है, एक कॉमन चैम्बर जहां पर एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तीनों आकर खुलते हैं और फिर एक ही ओपनिंग से बॉडी से बाहर निकलते हैं। ये फीचर आपको एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स तीनों में मिलेगा। अब आते हैं उन वर्टेब्रेट्स पर जो जमीन के असली विजेता बने। जी हाँ, रेप्टाइल्स। ये पहले ऐसे वर्टेब्रेट्स थे जो रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गए, और इसी वजह से वो जमीन के अलग अलग हिस्सों में आसानी से फैल सके। रेप्टिलिया नाम उनके चलने के तरीके से आया है, क्रीपिंग या क्रॉलिंग यानी रेंग कर चलना। इनकी बॉडी ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से कवर्ड होती है, जिसके ऊपर स्केल्स या स्क्यूट्स होते हैं। ये एडेप्टेशन पानी के लॉस को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। इनके पास भी कान की जगह टिम्पैनम होता है। हार्ट, ध्यान दीजिएगा, यूजुअली 3 चेम्बर्ड होता है। ये भी पोइक्युलोथर्म्स यानी कोल्ड ब्लडेड हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा एवोल्यूशनरी एडवांटेज है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसकी वजह से इन्हें अंडे देने के लिए पानी में जाने की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए ये असली लैंड कॉन्करर्स कहलाते हैं। नीट एक्सेप्शन अलर्ट, इसे तो आप डबल स्टार ट्रिपल स्टार जो भी है मार्क कर लीजिए। मैंने अभी कहा कि रेप्टाइल्स का हार्ट यूजुअली 3 चेम्बर्ड होता है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल्स के पास हमारी तरह एक पूरा 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही एक्सेप्शंस से सवाल बनते हैं, तो ये पॉइंट बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब हम आते हैं फाइनल 2 क्लासेस पर, एव्स और मैमल्स। ये हैं वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स, जिन्होंने न सिर्फ जमीन बल्कि हवा पर भी अपना राज कायम किया है। इन्हें वर्टिब्रेट एवोल्यूशन का पिनिकल यानी शिखर माना जाता है। क्लास एव्स यानी बर्ड्स, इनका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? बिल्कुल सही, फेदर्स। इनके 4 लिम्स विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। एंडोस्केलेटन बोनी होता है, लेकिन इनकी लंबी हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं, जिन्हें हम पिनोमैटिक बोन्स कहते हैं। इससे ये उड़ने के लिए हल्के हो जाते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में 2 एक्स्ट्रा चेम्बर्स हैं, क्रॉप फूड स्टोर करने के लिए और गिजर्ड फूड को पीसने के लिए। और यहाँ देखिए एक मेजर अपग्रेड, हार्ट इनका कंप्लीटली 4 चेम्बर्ड है। इसीलिए ये होमोथर्मस यानी वार्म ब्लडेड हैं, मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन लंग से होता है, जिसको एयर सैक्स सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स कॉर्वस क्रो, पिसिटैक्युला पैरेट और हाँ स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच जो एक फ्लाइटलेस बर्ड है। और आखिर में क्लास मैमेलिया। इनका सबसे यूनिक और डिफाइनिंग फीचर है मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड्स का होना, जिससे ये अपने बच्चों को नरिश करते हैं। इनकी स्किन पर हेयर होते हैं, एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना इनमें प्रेजेंट होता है। इनके जॉ में अलग अलग तरह के टीथ होते हैं। हार्ट,
इनका भी बर्ड्स की तरह कंप्लीटली 4 चेम्बर्ड है और ये भी होमोयोथर्मस यानी वार्म ब्लडेड हैं। ये विविपेरस होते हैं यानी बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन हाँ, इसके भी कुछ अंडे देने वाले एक्सेप्शंस हैं। एग्जाम्पल्स तो बहुत डाइवर्स हैं। जमीन पर मैक्रोपस, कैंगरू, हवा में प्टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स और पानी में दुनिया का सबसे बड़ा मैमल बलेनोपैट्रा यानी ब्लू व्हेल। तो ये था हमारा डिटेल्ड एक्सप्लेनर वर्टेब्राटा पर। हमने एक पूरी एवोल्यूशनरी जर्नी की, जॉलेस फिश से लेकर हम तक यानी मैमल्स तक। अब जाते जाते आपके लिए एक फाइनल चैलेंज। क्या आप एक ऐसे मैमल का नाम बता सकते हैं जो विविपेरस नहीं बल्कि ओविपेरस है, मतलब जो जिंदा बच्चे नहीं बल्कि अंडे देता है? इसके बारे में जरूर सोचिए, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट नीट लेवल एक्सेप्शन है। अगले एक्सप्लेनर तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।